Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to discuss here with IC class 7, subject is physics, lesson is 2, motion, book is again your selling. Right. So, in this chapter of motion, that is the chapter number 2, we will read about motion. So what is motion? What is definition of motion? So here any object is said to be in motion if its position changes with time. Here this is definition. Motion. Here an object is said to be in motion if its position changes with time, right? While walking, running or cycling, or when a bird is flying, there is motion involved. In all kinds of these actions there is motion. ठीक है बच्चों कि अगर आप एक पेन को भी चला रहे हैं अपनी उस पे बुक पे कॉपी पे तो दैट इज़ आल्सो अ मोशन. अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ये भी एक मोशन है. Motion is of different types: translatory motion, circular motion, oscillatory motion. और मोशन जो है पीरियोडिक भी हो सकती है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकती है. अगर यूनिफॉर्म मोशन की तरफ चले हम, ये सारी डिटेल आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे वैसे समरी है. यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ body travels equal distances in equal time, it is called uniform motion. ठीक है बच्चों. तो equal distance in equal time मतलब मान लो 3 घंटे का सफ़र है, पहले 1 घंटे में वो जा रही है 10 किलोमीटर फर्स्ट आवर, और दूसरे 1 घंटे में भी वो ट्रैवल कर रही है 10 किलोमीटर. अगर तीसरे घंटे में भी ट्रैवल कर रही है 10 किलोमीटर, दैन इक्वल डिस्टेंसेस मतलब 1 घंटे के ब्रेक पे ये 10 किलोमीटर चली, 3 घंटे में इसने 3 किलोमीटर तय कर लिया, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन. अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म. अगर वो पहले घंटे में चलती है 15, दूसरे में चलती है 10 और अगले में चलती है 25, तो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. राइट. तो ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल में वी विल स्टडी इन डिटेल. चलिए आगे चलते हैं. तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन. व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? रेस्ट मीन्स, जैसे कि आपको पता है, रेस्ट मीन्स आराम. बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स टाइम. राइट. तो जब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे रेस्ट. राइट. इसका एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में दिया है कि अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन इफ इट इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड. राइट. अगर हम उस बुक को नहीं हिलाएंगे तो उसको हम अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एट रेस्ट. राइट. A bench fixed under a tree is at rest as there is no change in its position. Right. अब हमें यहाँ से जो रेस्ट की डेफिनेशन मिलती है, और यही है जो आपका शॉर्ट लॉन्ग टर्म आंसर वाला क्वेश्चन है, जो बी पार्ट है आपकी एक्सरसाइज में, पार्ट बी. तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रेस्ट एंड मोशन. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म रेस्ट एंड मोशन. तो
हमें डेफिनेशन ऑफ रेस्ट यहाँ से मिलेगी। डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे मार्क किया गया है मैंने। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रेस्ट with respect to its surrounding does not change with time, the body is said to be at rest। तो ये रेस्ट की डेफिनेशन है, और एग्जाम्पल इसके आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल, राइट। सो रेस्ट की डेफिनेशन हो गई। सिमिलरली वी फाइंड दैट मैनी थिंग्स अराउंड अस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, अ फ्लाइंग बर्ड, मूविंग बस, जो हम देख तो हैं उनको, पर फिजिक्स की टर्म में हम उसको नोटिस नहीं करते। अब अगर आप एक फिजिक्स के बच्चे हो, आपने इसको पढ़ा है, इफ़ यू हैव स्टडीड दिस डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, तो अब आप हर चीज़ को इस चीज़ में देखेंगे तो आपको फिजिक्स जो है आसानी से समझ आने लगेगी, राइट। So a flying bird, a moving bus, a boy playing football, oscillating pendulum of a watch clock, a moving train, sailing ship, all these things are in motion, right? So whenever a body goes in motion, it always keeps on changing its position continuously with respect to time, with respect to the distance, right? So here are examples of motion. Example of motion: when a moving car changes its position with respect to a tree or a lamp post by the side of the road, the car is said to be in motion। अगर आप कार में बैठे हो तो आप आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो वो खड़ी नज़र आएंगी, पर आपकी कार चल रही है, तो इसको हम कहेंगे मोशन, राइट। सो फ्लाइंग बर्ड इज आल्सो सेड टू बी इन मोशन एज इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट सच एज अ ट्री। सो यहाँ से हमें जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, यहाँ क्वेश्चन 1 था, यहाँ क्वेश्चन 1 का अगला पार्ट ये जो है क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको बताया था, पार्ट बी का डेफिनेशन ऑफ मोशन, ये इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। तो डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। के मान लो आप पैदल चले, आपने टाइम नोट किया, आप अपने स्कूल में, अपने घर से चले 8 बजे, स्कूल में पहुंच गए 8:30, तो आपने इस दरमियान कितनी डिस्टेंस कवर की? 2, 2.5, 3 किलोमीटर। तो इसको हम मोशन कहेंगे। तो यहाँ पे टाइम भी प्ले में आ जाएगा और डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने अदर एग्जांपल्स दिए हैं रेस्ट एंड मोशन के, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे ट्रेन का दिया है इन्होंने, और suppose we are sitting on a railway platform and looking at tree nearby, we say that these trees are at rest because the tree does not change their position with respect to us, but when we see train passing out of the station, we say that the train is moving in motion because it is continuously changing its position with respect to us, ठीक है। नाउ ऐसे ही अगर हम बस में देखेंगे कि इनसाइड द बस द ड्राइवर ऑफ बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही डज नॉट अपीयर टू चेंज हिज पोजीशन, मतलब पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए, तब हम मोशन को कहेंगे कि ये मोशन हुई है, गति हुई है, ठीक है। अदरवाइज ही इज़ एट रेस्ट। ऑन द अदर हैंड जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं बाहर, वो हमें चेंज होती हुई हो रही हैं, नज़र आती हैं, क्योंकि हमारी जो पैसेंजर, जो हम मान लो पैसेंजर हैं, तो हमारे उसके संदर्भ में जो उनकी मोशन, वो मोशन में लगते हैं, राइट।
पर एक्चुअली मोशन में क्या है, बस या कार जिसके अंदर आप बैठे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये फैक्ट दिया है कि एवरीबडी इन द यूनिवर्स इज़ इन मोशन, एवरीबडी वी सी every day we see bodies moving around us, example birds flying, cars and bus moving, ये पहले ही बताया मैंने, people walking, our earth also moves around the sun, we often say that a stone lying on the ground is at rest, but indeed the stone is also moving along with the earth and around the sun, so it is interesting। अब आगे चलते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो यहाँ से आप ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन 2 है, पहले मैंने क्वेश्चन 1 बताया, अब ये क्वेश्चन 2 है आपकी बुक में, वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हो रही है साथ के साथ। क्वेश्चन 2 क्या है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमारा एग्जाम्पल निकलेगा, ठीक है। तो इसको समझिए पहले, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन रिलेटिव टू वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स while at rest relative to some other set of objects। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट, इट कैन बी इन मोशन रिलेटिव टू वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ों के लिए मोशन में हो सकती है, कुछ चीज़ों के लिए रेस्ट में हो सकती है, रेस्ट पे हो सकती है। सो इस रेस्ट और मोशन जो हैं दे आर रिलेटिव, यही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसको समझने के लिए अब इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि सपोज, इसके एग्जांपल किसके, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। सपोज यू आर सिटिंग इन ए रूम, यू आर एट रेस्ट इन रिलेशन टू ऑल अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द रूम, लाइक चेयर, टेबल, राइट, कंप्यूटर, प्रिंटर, इन सब के संदर्भ में आप रेस्ट पे हो, राइट। पर बट योर रूम और योर होम इज ऑन अर्थ एंड द अर्थ इटसेल्फ इज नॉट एट रेस्ट, अर्थ इज मूविंग एवरी टाइम। सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट टेक्स 1 year टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द सन। 1 year मीन्स 365 days, 365 और लीप ईयर में 366 डेज, तो ये 1 साल लगा देती है रिवोल्यूशन मीन्स अराउंड द सन। सो अगर अर्थ घूम रही है हमारी तो इसका मतलब है वी आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसके संदर्भ में गति पे हैं, वी आर इन रिलेशन टू सन, सूरज के संदर्भ में इन रिलेशन टू सन वी आर इन मोशन, राइट। In relation to the objects, stationary objects in the room, we are at rest, right? So now they have given this figure, ये वाली फिगर पे ध्यान दीजिए। In figure 2.1, a bus is in motion with respect to boy sitting on, ये boy बैठा है, right? The A bus is in motion with respect to a boy sitting on the bench, sorry ये जो है, एक मिनट इसको, a bus is in motion with respect to a boy sitting on a bench, ये लड़का यहाँ पे बैठा है पार्क में, तो बस मोशन में है। बट जो यहाँ पे ट्रीज हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, तो बट द ट्रीज अराउंड हिम अपीयर टू बी एट रेस्ट, बट टू अ बॉय सिटिंग इन साइड द बस, अब ये बाहर बैठा था तो जो है द ट्रीज अराउंड हिम अपीयर टू बी एट रेस्ट, पर जो ये बॉय यहाँ पर बैठा है इन साइड द बस, द ट्रीज एंड द बॉय आउटसाइड द बस will appear to move in opposite direction and the roof of the bus of the driver will appear to be at rest।
राइट। बस का ये ड्राइवर, ये सारी चीज़ें एट रेस्ट पे हैं, राइट। तो अब इसका ये एग्ज़ाम्पल आपने ले लेना है। एक और इन्होंने दिया, फॉर अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन द अदर ट्रेन मूविंग विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अपीयर्स टू बी एट रेस्ट व्हाइल द ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अपीयर्स टू बी इन मोशन, राइट। तो इसको जो कंक्लूज़न क्या बनेगा, इसको समझना क्या बनेगा इसका, तो इसको समझना इस तरह है कि दस वी कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट while in motion with respect to set of objects can appear at the same time in a state of motion। तो सेम टाइम पे कुछ के लिए वो मोशन में हो सकती है, कुछ के लिए वो रेस्ट पे हो सकती है, राइट। तो इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, ये मेन पॉइंट है इसका। हु डिसाइड्स, तो ऑब्जर्वर, देखने वाला और उसका आसपास, ऑब्जर्वर एंड द सराउंडिंग्स दैट डिसाइड वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो मान लो यहाँ पे ये लड़का देख रहा है, ही इज़ द ऑब्जर्वर। अब ये देख रहा है कि ये जा रही है, तो इसका मतलब ये मोशन में है, बस जा रही है तो मोशन में है। अगर ये देख रहा है ट्रीज एक जगह पर खड़े हैं, तो ये रेस्ट। तो यानी जो ऑब्जर्वर है और जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, तो वो डिसाइड करती हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है और या मोशन में है, राइट। अब हम चलेंगे, जो एक्टिविटी आपकी दी है इसमें, लिस्ट 10 ऑब्जेक्ट्स ईच विच यू ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं, वॉल्स, हैवी फर्नीचर, रोड, टाइल्स, ये सारी चीज़ें रेस्ट में हैं, बाकी ये मोशन में। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं आपकी एक्सरसाइज के, जो शॉर्ट लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ये भी करेंगे हम, वो बाद में लेंगे उसको। जो जो यहाँ पे आता जा रहा है वो हम यहाँ पे करते जाएंगे। तो आओ अब करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, के मोशन कितने प्रकार की होती है, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रेन जो चलेगी, या फैन जो रोटेट करेगा, या अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो ये अलग अलग तरह की मोशंस हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन 4 है, ये उसका आंसर है क्वेश्चन 4 का। कि क्वेश्चन 4 क्या है, नेम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन यू नो। तो ये इसमें से आप बता सकते हैं, राइट। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कोई भी 5 ले सकते हैं। तो अब इसकी हम डिटेल में करेंगे। डिटेल में क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन 5th भी ये सॉल्व करेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन 5। तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन को करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो ट्रांसलेटरी मोशन, if an object like a vehicle moves in line in such a way that every point of the object moves through the same distance in the same time, then the motion of an object is called translatory motion। तो यहाँ पे अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते, इफ़ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हीकल, इसको छोड़ सकते हैं, तो इसको आप ना डालें यहाँ पे, इसको एग्जांपल में भी ले सकते हैं। तो इसको यहाँ से निकल जाएगा, हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन a line in such a way that every point of the object moves through the same distance in the same time, then the motion of object is called translatory motion। तो ट्रांसलेटरी मोशन बच्चों क्या हुई, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करती है कि सेम डिस्टेंस
सेम टाइम सेम डायरेक्शन में जाती है, तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे द मोशन, कोई भी व्हीकल की मोशन हो गई, या मोशन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ, यहाँ पे लिखा हुआ है द मोशन एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, राइट, ये भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ ए मैन walking on road, तो ये भी जो है एक ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ कि अब इन्होंने एग्जांपल्स ये दिए हैं, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं जो साइकिल का एग्जांपल दिया, व्हेन अ साइकिल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, सो हियर इज पोजीशन 1, हियर इज पोजीशन 2 as shown in the figure, the front wheels moves from A to A, तो यहाँ पर पहले ये A था तो यहाँ पर A डैश होगा, यहाँ पर चला गया ये पहला व्हील, और दूसरा व्हील जो है B था ये B डैश पे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो हैंडल है इसका साइकिल का C से C डैश पे चला गया, तो और जो साइकिलिस्ट था वो कहाँ चला गया, डी से डी डैश, ये राइट। तो ये सारी जो डिस्टेंसेस हैं कौन कौन सी, ए से गया ए डैश तक, बी से गया बी डैश तक, सी से गया सी डैश तक, और डी से गया डी डैश तक, तो ये सारी डिस्टेंसेस जो हैं इक्वल हैं, तो इसी को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। तो ये जैसे कि मैंने बताया था, बाकी एग्जांपल है ये आपसे यहाँ से ले सकते हैं। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन जो आगे है ये दो टाइप की हो जाती है, नंबर 1 रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, और दूसरी होगी कर्विलिनियर मोशन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन 6 पार्ट 1 के व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, यहाँ पे हो रहा है क्वेश्चन 6 पार्ट 2 व्हाट इज कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब इफ द मोशन of a body is along a straight line then it is said to be rectilinear और linear motion, straight line में जैसे ऐसे जा रही है straight line में, तो इसको हम rectilinear और linear motion बोल देंगे। जैसे पहले भी बताया मैंने, a ball falling from a height straight toward the surface of earth, तो ये rectilinear motion है। car moving on a straight road and a coin moving over a carom board is also example of रेक्टिलिनियर मोशन। ये जो बताया गया है इन्होंने, जैसे ए बॉल को फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ, रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन, कार मूविंग ऑन ए रोड, और ये कैरम पे जो हमारा स्ट्राइकर है या कॉइन है, इसे सारा जो है ये भी रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं। कुछ और अगर एग्जाम्पल आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, द मोशन ऑफ ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन परेड, जो सोल्जर्स परेड में मोशन करते हैं वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। तो अब आप फिजिक्स की नज़रों से हर चीज़ को देखिए कि कौन सी रेक्टिलिनियर मोशन है कौन सी लीनियर मोशन है। सबसे पहले तो आपने मोशन को समझा, फिर आपने ट्रांसलेटरी मोशन को समझा। आगे ट्रांसलेटरी मोशन जो है दो टाइप की होगी, रेक्टिलिनियर और लीनियर, और दूसरी हो गई कर्विलिनियर मोशन। अब हम चलेंगे कर्विलिनियर मोशन की तरफ। सो व्हाट इज़ कर्विलिनियर मोशन, ये कर्विलिनियर मोशन की डेफिनेशन है, इफ़ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज अलोंग ए कर्व्ड पाथ इट इज़ सेड टू बी कर्विलिनियर मोशन। जैसे अब जो साइकिलिस्ट, जब आप साइकिल चलाएंगे तो मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे आप सोचिए मैं किस मोशन में हूँ, कर्विलिनियर, कर्व पे मोड़ रहा हूँ, मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कार जो जैसे ये जा रही है कर्व के ऊपर,
और बॉल थ्रोन, जैसे ये ऐसे फेंकी कर्व में बॉल, तो ये थी स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट थी, बॉल को ऊपर से हाथ करके घेरेंगे तो ये कर्विलीनियर मोशन बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब उसके बाद ये बाकी एग्जांपल हैं, मैंने जैसे पीछे बताया आपको। अब हम चलते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ। रोटेटरी मोशन में जो आपका क्वेश्चन बनेगा 7, क्वेश्चन 7, व्हाट इज रोटेटरी मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमें इसकी डेफिनेशन मिलेगी रोटेटरी मोशन की। A body is said to be in a rotatory motion if it is moves about a fixed axis। तो फिक्स्ड एक्सिस मतलब एक एक पॉइंट है, इसी के ऊपर ही घूमी जाना है, घूमी जाना है, घूमी जाना है, तो ये क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, पंखा घूमी जाता है एक ही एक्सिस पे। तो स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग व्हील, जैसे ये दिया है स्पिनिंग टॉप, और पॉटर्स व्हील भी एक ही एक्सिस पे घूमता है, ये पंखा एक ही एक्सिस से घूम रहा है। ये सारे एग्जांपल क्या हैं, रोटेटरी मोशन के। तो उसके बाद बच्चों हम चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे आपका निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज रोटेटरी मोशन डिफर फ्रॉम सर्कुलर मोशन। ये डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन, तो ये दिया है क्या, आ रोटेटरी मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम ए ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज इन रोटेटरी मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव, ये हमने पहले पढ़ा है, मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंसेस ड्यूरिंग द सेम टाइम, राइट। The part of the body near the axis of rotation travels a smaller distance than the distant part of the time, right। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो, उसमें आपने क्या पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड ये क्या बनेगा, इन ट्रांसलेटरी मोशन the object moves in such a way that every point of the object moves through the same distance, in the same time, right। जबकि whereas a rotatory motion is different from whereas in a rotatory motion different parts of the object move through different distances during the same time, right। यहाँ पे सेम डिस्टेंस से मूव करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस से मूव करेंगे, किसमें, रोटेटरी मोशन में, राइट। राइट चिल्ड्रन, अब हमारा जो क्वेश्चन 8 है वो यहाँ से निकलेगा कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, गिव
वन एग्जाम्पल। तो सर्कुलर मोशन, जैसा कि आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, मोशन इन ए सर्कुलर, motion in a circular path or circle is called circular motion. The motion of a body along a circular path is called circular motion. Circular motion is a special type of curvilinear motion. तो इसमें curvilinear में ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसे चलेगा कर्व, तो इस कर्व को हम पूरा कर देंगे तो ये सर्कुलर मोशन बन जाएगा, राइट। सो is a special type of curvilinear motion in which the distance of a moving object from a fixed point is called the center. तो ये इसका सेंटर हो गया। The center does not change, हालांकि मोशन हो रही है पर ये सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो जैसे आप एक रस्सी से स्टोन को बांध कर घुमाएंगे तो दैट इज ए सर्कुलर मोशन। दो अदर एग्जांपल्स क्या हैं इसके सर्कुलर मोशन के? मोशन ऑफ ए कार अराउंड ए सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड ए अर्थ, अराउंड आवर अर्थ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे इन्होंने रिमेंबर रखने के लिए एक एक्सेप्शन दी है। इन ए रोटेटरी मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes from a point in the body itself, whereas in circular motion the axis of revolution passes through a point outside the body, right। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये चीज़ यहाँ पे घूम रही है रोटेटरी मोशन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस फ्रॉम अ पॉइंट इन द बॉडी, तो बॉडी में से मूव कर रहा है, जबकि जो एक्सिस है यहाँ पर, इसका जो एक्सिस है वो एक जगह पर फिक्स है, किसमें? सर्कुलर मोशन में। सो द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज ए सर्कुलर मोशन, वेयर एज द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज ए। तो जैसा ये सैटेलाइट घूम रहा है तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन। अगर अर्थ जो अपने उस पर घूमेगी ऐसे, तो उसको बोलेंगे हम ऑन एक्सिस पे घूमेगी, तो दैट इज ए रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस बताया इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी motion, right। so अब जो ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये यहाँ तक सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन का है। ये जो डिफरेंस है नीचे वाला, ये है सर्कुलर एंड कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है? इन ए सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। कि जैसे ये घुमा रही है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस यहाँ भी सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी, यहाँ भी सेम, हर पॉइंट पे ये सेम रहेगी। तो जबकि एक कर्वीलिनियर मोशन में हमने पढ़ा कि कर्वीलिनियर मतलब जैसे कर्व बन रहा है, तो कर्व मान लो यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पे ये अलग है, कर्व जो है यहाँ पे ये अलग है डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा। तो ये कर्व जो है सर्कुलर मोशन का ये डिफरेंस है। तो आगे चलते हैं। अब द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट ए सर्कुलर मोशन अराउंड द क्लॉक, ये सबको पता है। वाइल द मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट्स टू कंप्लीट ए सर्कुलर मोशन। दोनों हैं सर्कुलर मोशन, पर जो आवर हैंड है वो 12 घंटे लेगी और जो मिनट हैंड है वो 60 घंटे लेगी। सो
जो सर्कुलर मोशन है वो हम इसको पीरियोडिक भी कह देते हैं और रिपीटेटिव भी कह देते हैं। वो हर 12 घंटे बाद घूमेगी, उसके बाद भी चलती रहेगी, फिर 60 मिनट के बाद भी चलती रहेगी। रेपिटेटिव है, मतलब बार बार हो रही है सर्कुलर मोशन, राइट। तो उसके बाद हम चलेंगे, क्वेश्चन 10 भी हमारा इसमें से निकलेगा कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन बाय गिव इट्स एग्जांपल। तो ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन और मीन पोजीशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। जैसे घड़ी के पेंडुलम ऐसे कर रहे हैं, ये कभी यहाँ से इधर मूव कर रहा है, टू एंड फ्रॉम, राइट। तो इसी तरह मोशन ऑफ ए स्विंग, बच्चा जब आप लोग झूले लेते हो तो सेंटर से कभी इधर जा रहे हो तो कभी इधर जा रहे हो, राइट। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम वॉल क्लॉक, ये ऑसिलेटरी मोशन है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। इसके अंदर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, राइट। उसके बाद देखिए, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक एंड द मोशन ऑफ ए स्विंग रिप्रेजेंट ऑसिलेटरी मोशन। इन दिस मोशन तो ये जैसे आपको ये दिखाया गया है कि जो बॉब है, पोजीशन, बॉब की पोजीशन जो चलती मूव होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली रिपीट होती रहती है। इसी तरह स्विंग में बच्चे की पोजीशन मूव होती रहती है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये चीज़ जो है क्वेश्चन 11 को भी एक्सप्लेन करेगी कि व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, गिव वन एग्जांपल। सो वाइब्रेटरी मोशन इज, इट इज़ आल्सो एन, ये भी ऑसिलेटरी मोशन की तरह ही होती है, पर इसमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज दैट इन द वाइब्रेटरी मोशन अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड एंड द रेस्ट पार्ट मूव्स फ्रॉम टू एंड फ्रॉम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये आता जाता रहेगा, इट्स मीन पोजीशन। ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी चेंजेस। तो इस वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल क्या रहेगा? अ वायर, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड रॉड्स। तो इसको हमने दो फिक्स्ड रॉड्स में एक वायर को स्ट्रेच किया, ए एंड बी ऑन ए टेबल, एज द वायर इज प्लग्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द टेबल इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो। तो बच्चों आप इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल्स के से, कि जैसे आप अपने छत पे कपड़े सुखाने के लिए तार बांधी गई है, वो उसको जाकर देख सकते हैं आप, बांधी गई है, उसको बीच में सेंटर में खड़े कर उसको खींचेंगे तो टू एंड फ्रो वाली पोजीशन में आ जाएगी, ये ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। फिर जो है जब उसको छोड़ देंगे आप, जब वो मोशन करना छोड़ देगी तो वो रेस्ट पे यहाँ पे बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो यहीं पे जो सर्कुलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का भी डिफरेंस आपको दिखाया गया है। इसके वाइब्रेटरी के और एग्जांपल्स ये दिए गए हैं कि आवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी स्पीक और सिंग। हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड है, तो जब हम गाते या बोलते हैं तो वो भी मोशन में आ जाती है। तो मोशन में आने के बाद वो क्या करती है, तो आवाज़ निकलती है, या हम गाना गाते हैं या चिल्लाते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ए तबला, जैसे तबले को बजाते हैं, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। मोस्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब में लगभग ऐसा ही है, राइट। तो इसको इन्होंने एक एक्टिविटी के द्वारा भी वाइब्रेटरी मोशन को दिखाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं इसको। और जैसा कि मैंने बताया है कि छत पे आप वायर को खींचेंगे, वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। चलते हैं आगे। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या कि पीरियोडिक मोशन। So children, the next one is periodic motion. Periodic motion is also an answer to our question number 12.1.
that is differentiate between periodic and non-periodic motions by giving an example of each. So periodic motion is the motion which gets repeated after a regular. Periodic means repeated after a regular interval of time is called periodic motion. For example, the earth completes one revolution around the sun in 365 1/4 days, and this motion is repeated after every 365 1/4 days, right? So this is the revolution of earth around the sun is continuous process repeated year after year, day by day. So second example is the moon revolves around the earth and complete one revolution in nearly 27.3 days and then repeats this motion, right? So here objective questions are: the earth completes one revolution around the sun in 365 1/4 days, and moon revolves around the earth in 27.3 days. Normal person's heart rate beats every 0.8 seconds. All know pendulum of a wall clock repeats its motion every 2 seconds, right? So some other examples of periodic motion are these: motion of a needle of a string machine and the movement of membrane of a तबला when played. So यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप मोशन को जब करते हो तो रिपीट होती है. ये ऑलरेडी नेचुरल फिनोमिनन है. ये जो है बीटिंग ऑफ हार्ट रेट इज आल्सो नेचुरल फिनोमिनन. तो दीज आर natural, right? Now we will move on to non-periodic motion. So here question 12 is here: differentiate between periodic and non-periodic motion, right? अब ये है नॉन पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच डज नॉट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर a regular interval is called non-periodic motion. Examples: footballer running on a field, application of brakes in a vehicle, and a ball rolling down the each gradually shows down, finally stops. The motion of each of tides in the sea, right? Motion of tides is also an example of non-periodic motion जो कि रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती, राइट? अब इसमें एक और तरह की मोशन बताई गई है, दैट इज जिगजैग मोशन और इर्रेगुलर मोशन इसको बोल देते हैं motion. The motion of particles called molecules of a liquid or a gas is random or zigzag or irregular because they do not make specific path and specific direction of motion. So ये किसी specific path या direction में नहीं जाते, तो इसलिए इसको हम irregular और zigzag motion भी बोल देते हैं. तो इन सब की जो ये हैं जो हम तक हमने की हैं फिक्स्ड मोशंस जो हमें महसूस हुई, ठीक है. अब कुछ मिक्स्ड मोशंस भी हैं. द बॉडी समटाइम्स ए बॉडी कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली, तो सच ए मोशन इज कॉल्ड मिक्स्ड मोशन. तो जैसे कि व्हीकल्स हैं, द व्हील्स ऑफ ए मूविंग व्हीकल सच एज साइकिल, कार, ट्रेन एटसेट्रा हैविंग ट्रांसलेटरी एज वेल, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, इनमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी और रोटेटरी मोशन भी होगी, ठीक है. मोशन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेंगे. तो ये जो है मिक्स्ड तरह की मोशन होगी, दो मोशन इसमें इन्वॉल्व होगी.
तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो रहा है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टू इलस्ट्रेट द बॉडी कैन हैव 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली, राइट। तो नेक्स्ट चलेंगे, ये दूसरा एग्जांपल हो गया इसका। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। सो दिस इज द सेकंड example of it. A drill used by a carpenter has both rotatory as well as translatory motions as its tip moves ahead inside the wood while rotating, right? ड्रिल को जब हम लगाएंगे तो रोटेट करते 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 उसमें घुस जाएगी। पहले तो होगी इसमें रोटेटरी मोशन, फिर आ जाएगी उसके अंदर एक्सिस की तरफ मूव करेगी वो, फिर उसमें आ जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे ही कारपेंटर की साह है, जो उसकी दाती है बोलते हैं, जिसको हम आरी बोलते हैं। तो जब आप कारपेंटर को आरी चलाते हुए देखोगे तो नोट करना वहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी और ऑसिलेटरी मोशन भी होगी, राइट। उसके बाद अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड हैज़ रोटेटरी मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये सारी जो है मिक्स्ड मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो आपने इनको देखते हुए बताना है कि कौन सी क्या क्या है। सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट, जैसे मैंने बताया था कि पहले ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है, ये आपका होमवर्क है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हो, पहले मैंने ये एक्सप्लेन कर दी, राइट। क्योंकि चैप्टर बड़ा है, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा हमें। तो उसके बाद जो हम करेंगे अब क्या, स्पीड। तो स्पीड में क्या है का स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉल, मूविंग बॉडी इज क्वांटिटी विच टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो। जैसे कि स्पीड का हमें पता चलता है, आगे चलते हैं, इसमें कोई चीज़ कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, वो क्या चीज़ बताती है, हमें स्पीड बताती है, राइट। अब उसके बाद देखिए कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये इसका फार्मूला है। तो स्पीड में दो चीज़ें इन्वॉल्व होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम टेकन। तो इसका ऐसा यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, या इसको हम ms-1 भी बोल देंगे। या इसको जैसे ms-1 कैसे आया, तो जैसे हमें यहाँ लिखा मीटर, स्पीड को, डिस्टेंस को कैसे मापेंगे, मीटर में, टाइम को सेकंड में। जब ये सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसके यूनिट है किलोमीटर पर आवर, बड़े यूनिट हो गई है। 1 मीटर पर सेकंड 33.6 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर, राइट, इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो अब आता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक चीज़ होती है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, इफ़ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, राइट। तो क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस तय करिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहाँ पर जो उसकी जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, राइट, औसत गति जिसे बोलते हैं। तो इसमें मान लो कि 9 बजे 0 किलोमीटर पोजीशन से, मतलब इनिशियल थी उसकी, स्टार्ट होना था। फिर 1 घंटा, 9 से 10 तक 1 घंटा, तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चली। 11 बजे जो है 60,
12:90। तो ये आप देखेंगे इसमें 30-30 का फ़र्क आ रहा है कि 30-30, और इधर टाइम का फ़र्क क्या आ रहा है, 1 घंटा। 10 से 11 तक भी 1 घंटा, 11 से, मतलब एक एक घंटे में 30-30 किलोमीटर वो चल रही है। तो दैट मीन्स दिस इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था शुरुआत में, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट द कार हैज़ ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 1 आवर। सो इस स्पीड क्या होगी, एस अपॉन टाइम टेकन, 30 किलोमीटर 1 घंटे में ली है उसने, 1 घंटा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आप रोज़ाना की ज़िंदगी में भी ये स्पीड वगैरह निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये गुड एग्जांपल है अपनी कार की, स्कूटर की, बाइक की जो है स्पीड निकालने का। सो इसका एग्जांपल दूसरा यूनिफॉर्म मोशन का क्या, इन अ क्लॉक द सेकंड आर्म मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। जो सेकंड वाली सुई है सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद ए कांस्टेंट स्पीड, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द पेरिफेरी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट्स मोशन इज आल्सो यूनिफॉर्म। सो इट इज़ ए गुड क्वेश्चन। सो इसको भी याद रखें कि जो सेकंड वाली जो हमारी सेकंड आर्म है टाइम में, क्लॉक में, तो वो कौन सी स्पीड शो करती है, यूनिफॉर्म। अब चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो क्वेश्चन 17 मोशन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेकंड पार्ट हो गया इसका। इफ़ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, मतलब पहले घंटे में तो वो गई 15 किलोमीटर, दूसरे घंटे में गई 30 किलोमीटर, अगले घंटे में गई वो 40 किलोमीटर, तो यहाँ उसने 15 किलोमीटर तय किया, यहाँ पे 10 किया, तो ये घंटा जो है, टाइम जो है एक ही रहा, एक ही घंटा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये इसी के बारे में बताया है। नेक्स्ट भी मूव करेंगे। नेक्स्ट इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सो इसी तरह जब हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हुए कि जब हम इनिशियली फ्रेश होते हैं तो हम ज़्यादा तेज़ गति से साइकिल चलाते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, और जब हम थोड़ा थकते जाते हैं तो कम स्पीड से चलाते हैं तो कम डिस्टेंस करेंगे। तो यही जो है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है वाइल साइकिलिंग। तो अब यहाँ पे आ जाती है जी एवरेज स्पीड, औसत गति जिसे बोलते हैं। यही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर भी है। द एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम लिया उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, राइट। तो मान लो पिछले एग्जाम्पल में लगा लो, कार ने 4 किलोमीटर पहले घंटे में 4 किलोमीटर, फिर 8, फिर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। टोटल डिस्टेंस होगी 4 और 8 12 और 3 15 किलोमीटर, और टाइम लिया उसने 9 से 12 यानी 3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड हो गया स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन 5, डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम नीचे से ऊपर आया आवर में, तो ये माइनस में हो गया 5 किलोमीटर, यही यहाँ पे बताया है, राइट। तो बच्चों अब एक जो इम्पोर्टेंट है मास और वेट। मास और वेट, तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 21, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 भी निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहे हैं हमारे।
तो ये क्या है, दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पर सिर्फ वेट के बारे में बताया, पूछा उसने क्वेश्चन 19 में, डिफाइन द टर्म वेट एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। सो मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, कि किसी भी बॉडी में जो मैटर होगा उसको बोलेंगे हम मास। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है एंड इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। के मान लो कोई बॉडी यहाँ पर है ए पर, और यहाँ पर जो इसका मास है 1 किलो, और ये मूव करके चली गई, मोशन होगी यहाँ बी तक, तो यहाँ पर भी इसका मास 1 किलो ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो है किलोग्राम है, और इसको हम केजी भी लिख देते हैं। ठीक है, स्मॉलर यूनिट इसका ग्राम है, और जिसको जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मापने के लिए हम बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, और जो इसके मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से इसको एक्सप्रेस करते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज़ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर, कितना नंबर्स हैं और उसका यूनिट, मतलब तो जैसे मैं कहूँ कि किसी बॉडी का मास 5.0 kg है, तो इसमें नंबर क्या आ गया 5 और यूनिट क्या आ गया kg, राइट। ये हो गए बच्चों मास की डेफिनेशन। अब आ जाओ वेट। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। अब इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझें कि कहीं पर हम यूज़ करते हैं मास और कहीं पर वेट। अब इन दोनों में डिफरेंस, तो मास जैसा मैंने बताया आपको, मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। जितना इसके अंदर मास होगा, उस बॉडी ऑफ मैटर होगा, मतलब बॉडी में मैटर होगा, उसको हम मास बोलेंगे। और वेट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स with which earth attracts the body, that is the weight of a body is the force of gravity on it. The weight of a body is not constant, mass constant होता है, weight constant नहीं है, ये चेंज होता रहता है, और इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। तो SI यूनिट इसका क्या है, न्यूटन, राइट, N। तो चेंज होने का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई 1 न्यूटन इज नियरली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन मास ऑफ, ये न्यूटन की डेफिनेशन है कि 0.1 kg मास की और 100 ग्राम मास की जो चीज़ है उसके 1 न्यूटन इज़ द नियरली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन मास ऑफ 0.1 kg और 100 ग्राम। द अदर यूनिट ऑफ वेट, मतलब पहले आप न्यूटन को समझिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, 100 ग्राम की चीज़ के ऊपर जो भी जो फोर्स लगेगा धरती का, उसको बोलेंगे हम न्यूटन, राइट। तो इसका दूसरा यूनिट है 1 kgf, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो इसको 1 किलोग्राम फोर्स जो है 1 kgf इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो द वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। इसके लिए बीम बैलेंस यूज़ करते थे मास के लिए, इसके लिए स्प्रिंग बैलेंस हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, राइट। द डायरेक्शन ऑफ वेट इज़ ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसको ऐसे शो करते हैं वेट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ। सो यहाँ पर if force of gravity on a mass of 1 kilogram at a place is a gram newton, the weight of mass m kg at that place will be given as W equal to mg,
वेयर जी इक्वल टू 10 न्यूटन नियरली इसको मान लेते हैं। तो हमेशा आपने याद रखना है वेट एंड मास आर नॉट द सेम। किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास वेयर एज किलोग्राम फोर्स इज यूनिट ऑफ वेट। If a body of mass 5 kilo will have the weight 5 kgf or above 5 around 5 न्यूटन 50 न्यूटन, राइट। कि मान लो एक बॉडी का वेट है मास है 5 kg, तो इसका वेट क्या रहेगा 5 kgf 5 किलोग्राम फोर्स, और जो कि 5 × 10 के बराबर हो गया 15 न्यूटन, राइट। तो अब आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस। के स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट मापते हैं, इससे सबको पता है। तो वेट का मापने के लिए क्या करते हैं कि एक तरफ तो वेट को रखेंगे, एक दूसरी तरफ वो जो बॉडी को सस्पेंडेड एट वन वेट, राइट, अदर एंड फिक्स होएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट elongates द स्प्रिंग। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। जो लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट सस्पेंडेड, सो इट इज कैलकुलेटेड किलोग्राम फोर्स में इसको मापते हैं, राइट। तो आगे चलेंगे अब हम। अब ये क्वेश्चन नंबर 21